दोस्तों, मॉडर्न स्टेट्स कभी भी कल्चरली होमोजीनियस नहीं रहे। इमिग्रेशन, माइग्रेशन, कॉलोनियल हिस्ट्री, नेशन बिल्डिंग जैसे प्रोसेस ने एक ही पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मल्टीपल कल्चर्स को, रिलीजियंस, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशन को ला के रख दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि इन डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर सब सिटीजन्स को सेम लॉज के अंडर ट्रीट किया जाए तो क्या फिर सच में सबके साथ इक्वलिटी पॉसिबल हो पाएगी? बिकॉज जो लॉज मेजॉरिटी कल्चर के हिसाब से बने होते हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए अक्सर न्यूट्रल नहीं होते। और इन सब टेंशन से ही एक कंसेप्ट का इवोल्यूशन होता है, दैट इज़ मल्टीकल्चरलिज्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप दिख रहे हैं पुलिस को। आज के इस सेशन में हम समझेंगे मल्टीकल्चरलिज्म यानी विविधता विभाजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, व्हाट इज़ मल्टीकल्चरलिज्म। सो मल्टीकल्चरलिज्म का बेसिक क्लेम है कि जस्टिस सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के बीच इक्वालिटी प्रूव करने से अचीव नहीं होती। जस्टिस के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रिकॉग्निशन भी ज़रूरी है। विद इन अ स्टेट, different culture, religion, language and identity should not only be tolerated but also officially recognized and respected। सिर्फ उसको टॉलरेट नहीं करना है, उसको रिकॉग्नाइज भी करना है, उसको एक पहचान देनी है, उसको एक आइडेंटिटी देनी है, सो दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। और उसको रिस्पेक्ट, जब आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं पब्लिक उसको रिस्पेक्टफुली तरीके से देखता है। सो इन सभी के बेसिस पे आपको उसको रिकॉग्नाइज करना होता है, इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर इक्वालिटी जिसकी हमने बात करी उसका मतलब सेमनेस होना नहीं है कि सबको सेम लॉज के अंडर ट्रीट करना है या सभी को एक ही नज़र से देखना है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई स्टेट एक लैंग्वेज या पर्टिकुलर ड्रेस कोड को अगर एक नॉर्मल मान लेती है, वहाँ का एक नॉर्म मान लेती है कि सबको इसी तरीके से रहना है, तो फिर वहाँ रहने वाले बाकी सारे कल्चर ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो अलग अलग कर दिए जाएंगे या फिर वो सेकेंडरी मान लिए जाएंगे। इसलिए जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो कहता है कि स्टेट को इन डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं करना है बल्कि इन डिफरेंसेस के साथ इक्वालिटी क्रिएट करनी चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म का कोर कंसेप्ट है यूनिटी विद डाइवर्सिटी। यूनिटी होनी चाहिए विद डाइवर्सिटी के साथ में, विविधता के साथ में। इसी कंसेप्ट को एक और कंसेप्ट के साथ में हम समझेंगे मल्टीकल्चरलिज्म को, दैट इज़ वेरी फेमस एंड क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, द सैलेड वर्सेस सूप। द फर्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉट मीन्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन घुल मिल जाना। सो ये कंसेप्ट दिया गया इजराइल ज़ेंगविल के द्वारा इन 1908। अकॉर्डिंग टू दिस, कि पहले लोग ये सोचते थे कि बाहर से आने वाले सभी लोगों को जो जहाँ पे आके बसते हैं उस लोकल कल्चर में पूरी तरह से घुल मिल जाना चाहिए। जैसे कि एक सूप बाउल में जिस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं और अपनी पहचान ख़त्म कर लेते हैं, अपनी ओरिजिनल पहचान जिनकी ख़त्म हो जाती है और पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं उस सूप में। सो दैट इज़ एसिमिलेशन। कल्चरलिज्म डज नॉट मीन एसिमिलेशन, आपको उसमें मिलके ख़त्म नहीं हो जाना है, ये कहते हैं इजराइल ज़ेंगविल। दिस एंड नेक्स्ट इज सैलेड बाउल, दैट इज़ कल्चरल मोज़ेक। द मल्टीकल्चरलिज्म मीन्स कि किसी को सिर्फ रहने देना काफ़ी नहीं है, आप उस सोसाइटी, वो स्टेट को ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये एक डिफरेंट कल्चर है, ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। जस्ट लाइक अ सैलेड बाउल जिसमें सारे जो भी आप सैलेड में यूज़ करना चाहते हैं वो मटेरियल उसमें सब कुछ है, लेकिन सब अपनी आइडेंटिटी के साथ में है। आप इजीली सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप पूरे सैलेड को एंजॉय कर सकते हैं, उसके फीचर्स को, उनके करैक्टर्स को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि वो सभी अलग अलग है, लेकिन एक सैलेड बाउल में, एक यूनिटी के साथ में। जस्ट नॉट लाइक सूप जहाँ पे वो सारे ही मिक्स होके अपने करैक्टर्स को ख़त्म कर चुके हैं। सो ऐसा नहीं है। तो बोलते मल्टीकल्चरलिज्म का ये कंसेप्ट सैलेड बाउल का दिया गया कार्ल डेगलर के द्वारा इन 1959 इन हिज फेमस बुक आउट ऑफ आवर पास्ट। तो इस बुक में ये सैलेड बाउल का कंसेप्ट दिया गया। सो दिस इज़ द मल्टीकल्चरलिज्म।
कि जहाँ पे सब हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के साथ में, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखे हुए हैं। सो नेक्स्ट इज़ हाउ डिड मल्टीकल्चरलिज्म इवोल्व। मल्टीकल्चरलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ। कुछ कोर कंसेप्ट हम समझेंगे किस तरह से मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो ओरिजिनेट होता है। द फर्स्ट वन इज़ द माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक चेंज। माइग्रेशंस अलग तरह से रहा, पोस्ट कॉलोनियल माइग्रेशंस का रोल, इकोनॉमिक माइग्रेशंस एंड रिफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स। माइग्रेशन ने मल्टीकल्चरलिज्म को किस तरह से ये हेल्प करता है इसके इवोल्यूशन में। तो पोस्ट कॉलोनियल माइग्रेशन, जब आफ्टर कॉलोनियल एंड ऑफ द कॉलोनियल एम्पायर, जब लोग वहाँ पे मूवमेंट किए, वो लोग जहाँ पे कॉलोनीज का राज, जहाँ जिसको कॉलोनाइज किया गया था, उस स्टेट के लोगों ने जाके, जिसके द्वारा कॉलोनाइज किया गया, फॉर एग्जांपल भारत को कॉलोनाइज किया गया यूके के द्वारा एंड पोर्टुगीज़ के द्वारा, तो यहाँ से जो लोग वहाँ पे गए, इधर टू द हेल्प टू एजुकेशन एंड बिजनेसेस, या फिर उनको ले जाया गया एज स्लेव्स। तो इन तरह से लोग वहाँ पे माइग्रेट हुए, मूवमेंट हुआ लोगों का कॉलोनीज़ में, उन कॉलोनाइज्ड एरिया में, पेरेंट स्टेट में, जैसे यूके, फ्रांस, काफ़ी सारे अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स में, तो ये सभी माइग्रेट होके वहाँ पे बसे। दूसरा कारण रहा इकोनॉमिक माइग्रेशन का। जो लोग इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, जॉब फाइंड करने के लिए, एजुकेशंस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में मूव किए। फॉर एग्जांपल भारत से, पाकिस्तान से, या और कई बांग्लादेश से, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लाइक यूके, यूएसए, ऑस्ट्रिया जैसे इन कंट्रीज़ में अपने इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पे मूव करते हैं। देन रिफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स। असाइलम सीकर्स वो लोग जो प्रोटेक्शन चाहते हैं, एक स्टेट से भाग के आए फॉर मैनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, वहाँ पे पेरेंट स्टेट में उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, या वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, स्टेट स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, सोसाइटी स्टेबल नहीं है, तो वहाँ से दूसरे स्टेट में किसी में जाके वहाँ पे बसते हैं एंड प्रोटेक्शन मांगते हैं गवर्नमेंट से। बट जब तक उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, रिकॉग्निशन नहीं होती है, तब तक उनको असाइलम सीकर माना जाता है। एंड व्हेन दे आर प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, देन उनको माना जाता है रिफ्यूजीज़ की कैटेगरी में। जस्ट लाइक भारत में जो तिब्बत से दलाई लामा आए अपने सहयोगियों के साथ में, सो दे आर रिफ्यूजीज़ इन इंडिया। अब वो यहाँ पे रह के अपनी बात उठा सकते हैं। असाइलम सीकर्स को कई सारे राइट्स से जो है वो दूर रखा जाता है, उनको फ्रीडम से दूर रखा जाता है, लेकिन रिफ्यूजीज़ के लिए उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। सो इस तरह से ये लोग जो मूवमेंट किए, ये मल्टीकल्चरलिज्म का के इवोल्यूशन का एक रीज़न थे कि वो वहाँ के डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, रिलीजियस ग्रुप्स के लोग दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, और ये कंसेप्ट को बढ़ाता है मल्टीकल्चरलिज्म की। सो नेक्स्ट रीज़न वाज ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन हुआ अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन फास्ट पेस में, आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ पे ट्रैवल के मीडियम है, कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, आप कहीं किसी भी कंट्री में इजीली मूव कर रहे हैं। सो फिज़िकल मूवमेंट्स के थ्रू जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ, लोग खुद एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। स्टेट मीन्स द कंट्रीज एंड आल्सो विद इन स्टेट, विद इन कंट्री आल्सो वी कैन से दैट कि लाइक इंडिया, कोई कर्नाटका से पंजाब में, हिमाचल में आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है कल्चर का विद इन द कंट्री आल्सो। एंड सेम लाइक इन द वर्ल्ड, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया से यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर जापान में, चाइना में, सब लोग जब ये मूव कर रहे हैं, तो से एक तो फिजिकल मूवमेंट हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कनेक्टेड। सिर्फ ये एक डिजिटलाइज वर्ल्ड आज के ज़माने में, जहाँ पे ग्लोबल मीडिया इम्पैक्ट डालता है, हमें हर मिनट की न्यूज़ जो है, हर सेकंड की न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड मिल रही है, कल्चर्स को हम फील कर पा रहे हैं थ्रू मीडिया,
थ्रू कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, इंटरनेट के सोर्सेज, सोशल मीडिया के थ्रू, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जो भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, है ना, इन सब के थ्रू भी जो है वो कल्चरल एक्सचेंज होता है। लाइक हम बात करें योगा, जो योगा है वो मूव किया फ्रॉम इंडिया टू वेस्ट, है ना। इसी तरह से कोरियन पॉप सॉन्ग्स, हॉलीवुड मूवीज, सिनेमा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टूरिज़्म सोसाइटी है, लोग मूवमेंट की फॉर द पर्पज़ ऑफ टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट, है ना, टूरिज़्म के बेस पे। तो ये कल्चरल एक्सचेंज के कल्चर जो था इनसे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। तो ये भी कारण रहा इवोल्यूशन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म का। एंड द फेलियर ऑफ एसिमिलेशन, अगेन जब लोग खुद घुल मिल नहीं पाते हैं, सोसाइटी में पूरी तरह से एसिमिलेट नहीं हो पाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि वन नेशन वन कल्चर होना चाहिए, लाइक इन चाइना कल्चर ऑफ मेजोरिटी इज एक्सेप्टेबल, ओनली कल्चर ऑफ मेजोरिटी इज एक्सेप्टेबल इन पब्लिक स्फेयर, और फिर डाइवर्सिटी इट्स कंसिडर्ड एज प्रॉब्लम। तो उन कंट्रीज़ में जहाँ पे कल्चर, मेजोरिटी के कल्चर को ही एक्सेप्टेबल माना जाता है पब्लिक स्फेयर में, डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम क्रिएटर माना जाता है, या फिर वन नेशन वन कल्चर का ही सिद्धांत दिया जाता है कि बाकी कल्चर्स को हम जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये जो सोच थी, इस सोच से क्या हुआ कि मेजोरिटी माइनॉरिटी कल्चर जो थे एक साथ में मर्ज हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं पाया, जिससे आइडेंटिटी लॉस या फिर रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है लोगों में, वो बढ़ गया। और फिर इसी कंटेक्स्ट में मल्टीकल्चरलिज्म का राइज होता है। सो दीज आर द सम बेसिक रीजंस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। नेक्स्ट हम जानेंगे कोर प्रिंसिपल्स, पिलर्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म किन बातों पे टिका हुआ है? सो द फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, that is very important. This concept was given by Charles Taylor in his book Politics of Recognition. तो चार्ल्स टेलर ये कंसेप्ट देते हैं रिकॉग्निशन का कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तभी उसको हम प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। टेलर कहते हैं कि कल्चर को अगर इग्नोर करना है तो एक प्रकार का अगर आप एक कल्चर को इग्नोर करना है तो ये उसका एक तरह से आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मल्टीकल्चरलिस्ट मानता है कि कल्चर सिर्फ प्राइवेट और इंडिविजुअल का नहीं होता, दैट इज़ अ पब्लिक आइडेंटिटी। अगर आप एक इंडिविजुअल को उसके लैंग्वेज के बेस पे, उसके रिलीजन्स के बेस पे, उसके सोसाइटल बैकग्राउंड के बेस पे अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ उस इंडिविजुअल के साथ में मिसबिहेव नहीं कर रहे, आप बल्कि उस पूरे सोसाइटी का जो कल्चर है, जिस सोसाइटी से वो है उसके साथ में ये भेदभाव हो रहा है, वो एक इंडिविजुअल के साथ में नहीं है। सो ये पब्लिक आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। सो दैट्स वाई इसलिए लैंग्वेज, रिलीजन्स या कल्चरल प्रैक्टिस जो है ये पब्लिक स्पेस में इनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जब आप इनको पब्लिक स्पेस में एक्सेप्ट करेंगे तो आप उस इंडिविजुअल को भी रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर आप उस इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप उस पूरे कल्चरल ग्रुप जो है, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे है, आप उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इक्वालिटी विद डिफरेंसेस। इक्वालिटी होनी चाहिए बट डिफरेंसेस के साथ में, सभी को सेम लेंस के साथ नहीं देखना है। ट्रेडिशनल इक्वालिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ शुड बी सेम फॉर एवरीवन, सबके लिए बराबर लॉज होने चाहिए। मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि सेम लॉ कैन गिव अनइक्वल रिजल्ट। अगर आप सबके लिए सेम लॉज ही बनाएंगे तो जिससे क्या होगा, अनइक्वल रिजल्ट्स आएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई स्टेट किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दे, अपने रीजन में एक लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया जाए, तो बाकी जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। उनको फील होता है कि उनकी लैंग्वेज के साथ गलत किया जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है। सो group differentiated rights. Next we have group differentiated rights. The concept was given by Will Kimlicka, and Will Kimlicka argue that individual freedom is meaningful only when culture is secured. Individual तभी फ्रीडम को इंजॉय करेगा, वो फ्रीडम तभी मीनिंगफुल है जब उसके कल्चर सिक्योर रहेगा। अगर उसके कल्चर को हार्म किया जाता है तो वो भी सिक्योर फील नहीं करता है।
सिचुएशंस में जो कल्चरल राइट्स होते हैं, लैंग्वेज राइट्स है या माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उनका, माइनॉरिटीज़ को जो प्रोटेक्शन है उसका जस्टिफाइड, उसको अगर स्पेशल कोई प्रिविलेजेस दी जा रही है तो वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि राइट यहाँ पे एज प्रिविलेज काम नहीं करते बल्कि ये उनका फेयरनेस का एक टूल बन जाता है, जस्टिस का एक टूल है। लाइक इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस राइट्स हैं, जहाँ पे अपने रिलीजन को प्रोफेस करने, उसको प्रोपोगेट करने, उसके